Good morning students, welcome back to your SST classes. Hello students, in this video we will discuss about the chapter number 8 of class 6th history part. आज हम इस वीडियो में 6th क्लास का हिस्ट्री पार्ट SST में हिस्ट्री जियो सिविक्स ऐसे होता है ना, तो इसमें हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मौर्य एम्पायर अशोका। इस चैप्टर में हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, साम्राज्य के बारे में, कैसे फैला, कहाँ पर मतलब इसका एक्सटेंड हुआ, और अशोका द ग्रेट, अशोका जो एक बहुत मतलब किंग थे, सम्राट अशोक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में, लाइफ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द चैप्टर नंबर 6, जैसे कि आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था, मगध, कि कैसे जो मगध बिकेम अ पावरफुल किंगडम, कि मगध जो था वो एक पावरफुल शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बना, अंडर बिंबिसार एंड अजातशत्रु, और उसमें जो रूलर थे वो कौन कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद हमने पढ़ा था नंदा डिनेस्टी रूल्ड ओवर मगधा, तो उनके बाद क्या, बाद में जो है नंदा डिनेस्टी जो थी, नंदा डिनेस्टी ने जो है मगध के ऊपर शासन किया था, और उसका जो लास्ट जो थे रूलर था नंदा डिनेस्टी का, वो था धनानंदा, और हु वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो उसको हराया था, वो उनके जो टीचर थे, जो गुरु थे कौटिल्य, उनकी हेल्प से जो है जो उसको हराया था नंदा को, धनानंदा को। और जो ये कौटिल्य थे, इन्हें चाणक्य के नाम से ये लोगों के बीच में जाने जाते हैं, लोगों में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। और उसके बाद क्या हुआ, द एसेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टू द थ्रोन ऑफ मगधा इन 324 BC। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिंहासन पर बैठा दिया गया मगध के 324 BC में, और तभी से जो है मौर्य साम्राज्य की जो है शुरुआत हो गई थी। और अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहले मगध था, मगध में अजातशत्रु बिंबिसार थे, उसके बाद नंदा डिनेस्टी आई, फिर नंदा डिनेस्टी का जो रूलर था वहाँ का धनानंदा, उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टीचर जो उनके गुरु थे कौटिल्य के हेल्प से उनको हरा दिया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो गद्दी पर बैठ गया, मतलब सिंहासन उनका पर उनको बिठा दिया गया, उन्होंने हथियार ले गया, उनको मिल गया था वो सिंहासन, जो पहले मगध का, फिर नंदा का, उसके बाद मौर्य को। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जब 324 ईस्वी में यहाँ पर बैठे थे सिंहासन पर, तो मौर्य साम्राज्य की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुई थी। अब पढ़ते हैं द मौर्य एम्पायर। द एस्टेब्लिश ऑफ मौर्य एम्पायर वाज अ लैंडमार्क इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये एस्टेब्लिशमेंट हुए थे, जो स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की, ये प्राचीन इतिहास में एक लैंडमार्क के रूप में था, मतलब सब लोग जानते थे इसको लैंडमार्क के रूप में। वी नो अबाउट द मौर्य फ्रॉम इंडिका बाय मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। हम जो है मौर्य को उनकी इंडिका जो बुक लिखी थी उसके द्वारा जानते हैं मौर्य के बारे में, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, वो अर्थशास्त्र को कौटिल्य, और जो है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, और कौटिल्य के बारे जो है बाई कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी उसके द्वारा जानते हैं मौर्यस को। एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोक जी की जो इंस्क्रिप्शंस हुई उनके बारे में, उनसे हम जो है मौर्य के बारे में जानते हैं। दे आर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन पिलर्स एंड रॉक्स, और जो अशोका के समय पर जो भी इंस्क्रिप्शन रही उनको जो है खोदा गया था, जो है पत्थरों के ऊपर, रॉक्स चट्टानों के ऊपर, पिलर्स जो स्तंभ थे उनके ऊपर, अशोक स्तंभ। दे आर कॉल्ड एट एडिक्ट्स। आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशंस हैव अनअर्थड मैनी मौर्य एम्पायर सेटलमेंट्स, और इनके द्वारा ये जो एडिक्ट कहा जाता था, इनको बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशंस मिले खुदाइयों के बाद, जिनसे मतलब खुलासा हुआ मौर्य सेटलमेंट्स का, कि मौर्य एम्पायर के बारे में पता लगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि जो एक्सेशन हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जब सिंहासन पर बैठे थे, तो तभी से ही मौर्य साम्राज्य की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम कुछ जानते हैं। यस लिसन, चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट किंग हु यूनिफाइड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो पहले राजा थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे
जो है कंट्री की जो पॉलिटिकल राजनीतिक अथॉरिटी थी उसको एक रूप किया था। पहले अलग अलग था ना, फिर इन्होंने जो पहले राजा ऐसे थे जिन्होंने यूनिफाइड मतलब बांधा था लगभग पूरे के पूरे देश की जो राजनीतिक एक राजनीतिक अथॉरिटी बना दी थी, पॉलिटिकल अथॉरिटी। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, फ्रॉम तराई ऑफ नेपाल इन द नॉर्थ एंड अप टू कर्नाटका इन द साउथ। देखो इनको साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला, जो इस साम्राज्य की जो बाउंड्रीज थी, सीमाएं थी, वो कहाँ कहाँ तक थी इस साम्राज्य की, कहाँ तक फैली, अफगानिस्तान वेस्ट में, अफगानिस्तान से लेकर असम में ईस्ट तक, और फ्रॉम तराई ऑफ नेपाल, नेपाल के तराई से लेकर इन नॉर्थ में कर्नाटका साउथ तक। ठीक है। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। अब देखो इनकी राजधानी कैपिटल क्या थी मौर्य एम्पायर की, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड अबाउट 25 years. He was succeeded by his son Bindusara, who also ruled about 27 years. In the year 272 BC, Bindusara was succeeded by his son Ashoka the Great. अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया, तो मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने 25 years तक शासन किया, और उसके बाद जो है उनका बेटा आया एम्पायर में, और वो कौन था, बिंदुसारा। उसने 27 years तक जो है शासन किया मौर्य एम्पायर में। उसके बाद 272 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, बिंदुसारा जो है उनका बेटा आया अशोका द ग्रेट के नाम से, जिन्हें आज भी जाना जाता है। चलो आप पढ़ते हैं अशोका द ग्रेट के बारे में। एज यू नो स्टूडेंट्स, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। इंडिया के जो सबसे महान राजाओं में से अशोका जो थे उनको जाना जाता है। वो बिंदुसारा के बेटे थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादाजी थे, है ना। ये उसके बाद ये 272 BC में ये जो है इनको जो है ये सक्सीडेड हिज फादर, अपने फादर के बाद ये आ गए थे, और ये 269 में सिंहासन पर बैठे गए थे। इन्हें जो है क्राउन पहनाया गया था, मुकुट पहनाया गया था राजा का। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे संसार के इतिहास में इनको सबसे महान राजा के रूप में जाना जाता है। ही वॉज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल रूलर्स ऑफ दिस टाइम। द अर्लीस्ट इवेंट ऑफ अशोका रेन ऑफ इज हिज रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा विच प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। जितनी भी इवेंट्स हैं इनकी लाइफ की, जितनी भी घटनाएं रही हैं इनके शासनकाल में, उनमें सबसे मेन जो थी वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा पर, जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी कलिंग पर, कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, और वो एक जो है टर्निंग पॉइंट रहा था इनकी लाइफ में। मतलब उस युद्ध के बाद जो इन्होंने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन वो जो घटना थी कलिंग के युद्ध की, उनका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन जो है उसकी दिशा ही बदल गई थी। एक अलग रूप में ही ये जो है फिर मतलब इनका रूप सामने आया था। अब वो कैसे हुआ था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, कलिंगा की जो विजय हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या था कलिंगा? वाज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल स्टेट। कलिंगा एक बहुत ही शक्तिशाली और जो है इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर, आत्मनिर्भर था, पावरफुल स्टेट था। सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स महानदी एंड गोदावरी, और ये जो स्टेट था ये महानदी और गोदावरी के बीच में स्थित था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा वाज इम्पोर्टेंट फॉर अशोका टू कंप्लीट the unification of his empire. Kalinga was also important from economic point of view as it stood in the way of the southern routes from the Ganga valley. देखो क्या था, ये जो कलिंगा था, ये जो स्टेट था, ये दो नदियों के बीच में था, और इसको जीतना जो अशोका के लिए जो था वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके जो इस स्टेट को जीतने पर जो है अशोका का जो अपना जो यूनिफिकेशन था, अम्पायर का जो एक वो जो यूनिफिकेशन था पूरे साम्राज्य का, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। कलिंगा जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। क्यों? क्योंकि जो जैसे आपको बताया वो दो नदियों के बीच में एक स्टेट था, और जो है साउदर्न पार्ट में जो उसका जो साउदर्न पार्ट था वहाँ से गंगा वैली जो गंगा नदी की घाटी में आता था, तो इस तरह से जो है वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट था। इसलिए अशोका ने एक बहुत बड़ी आर्मी को लिया एंड इन्वेडेड कलिंगा इन 261, और कलिंगा के ऊपर आक्रमण कर दिया 261 BC में। देयर वाज अ हॉरिबल वॉर, बहुत ही भयानक एक युद्ध हुआ दोनों मतलब ये कलिंगा के बीच में और मौर्य एम्पायर के जो थे आर्मी जो थी इसकी अशोका की, इन दोनों की जो है बहुत दोनों राज्यों के बीच में, किंगडम साम्राज्यों के बीच में जो है बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। ब्लड शेड वाज कॉज्ड ऑन द लास्ट डे, बहुत ही खून खराबा हुआ। बट एट द एंड, लेकिन एट द एंड अशोका कंक्वर्ड कलिंगा, लेकिन अंत में क्या हुआ, जो जीत हुई वो अशोका की हुई।
द हॉरर ऑफ वॉर, और जो युद्ध का जो डर था, और उस समय जो युद्ध में क्राइज ऑफ विडोज एंड चिल्ड्रन डीपली मूव्ड हिम एंड ही प्लेज नेवर टू रिसॉर्ट टू वॉर। और उस युद्ध में जो इतना मैंने आपको बताया कि युद्ध दोनों जो सेनाओं के बीच में हुआ था, दोनों साम्राज्य की, तो बहुत ही भयानक था। और उसके युद्ध में जो कई लोग मर गए थे, कई बच्चे थे जिनके जो मतलब अनाथ हो गए थे, और कुछ जो है महिलाएं थी जो विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी, उनके पति मारे गए थे युद्ध में। तो बहुत ही खून खराबा हुआ था। जो तो उस समय में जो बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, जो महिलाएं जो जिनके पति की हत्या हो गई थी युद्ध में, जो वो रो रही थी, उनकी चीख पुकारों से जो है बहुत ही असर पड़ा था जो है अशोका के मस्तिष्क पर। और उन्होंने जो है एक प्लेस ली थी, शपथ ली थी कि वो जीवन में कभी भी दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंगा वार। अब देखो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं कलिंगा वार के बाद, क्या बदलाव आए थे। द वॉर ऑफ कलिंगा, जो कलिंगा का युद्ध था उसने जो है अशोका के दिल और दिमाग दोनों को ही बदल कर रख दिया। दिस कन्विंस्ड हिम, और इसके बाद उन्होंने इस बात को कन्विंस कर लिया था, मान लिया था दैट इट वाज रॉन्ग एंड इविल, कि ये जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वायलेंस है, ये बिल्कुल गलत है और ये सही नहीं है, एक बुराई के रूप में माना था इन्होंने इसको। ही मेड अप हिज माइंड टू कॉन्कर द पीपल नॉट बाय स्वॉर्ड बट बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म। उसके बाद उन्होंने माना कि जो लोगों के जो उन्होंने अपना माइंड ऐसा बना लिया था कि लोगों के अगर ऊपर जीत हासिल करनी है तो वो स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को, मीन्स खून खराबा करके, युद्ध करके, तलवार से लोगों को नहीं जीता जा सकता। अगर लोगों को जीतना है तो धर्म का रास्ता अपनाना होगा। द प्लेस ऑफ दिग्विजय वाज टेकन बाय धर्मविजय। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रोपेगेटिंग एंड प्रीचिंग इट not only in India but also in many other countries of the world. Ashoka devoted full time to the welfare of the people. The public welfare and prosperity of the people became the goal of his life. अब देखो उन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया था। उनका मानना क्या था, अब उनका मन बिल्कुल बदल गया था, हार्ट भी चेंज हो गया था, मीन्स मानसिक और शारीरिक मानसिक और जो है तौर पर वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। अब उनका मानना था कि लोगों को अगर जीतना है तो उन्हें तलवार से नहीं, धर्म के रास्ते से, सही रास्ते पर चलकर अपनाया जाएगा। और उन्होंने क्या किया, आगे चलकर बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, और उन्होंने अपना जो रेस्ट ऑफ लाइफ, जो बाकी का जो जीवन था, उसको जो है उन्होंने जो है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बिता दिया। और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं उन्होंने प्रीच किया, प्रीच मतलब तो उपदेश देना, उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही इस धर्म को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि अदर कंट्रीज में भी इसका प्रचार और प्रसार किया। अशोका जो है वो उन्होंने जो है पूरे के पूरी तरह से वो जो है डिवोटेड हो गए थे, समर्पित हो गए थे, पूरा का पूरा समय वो लोगों की भलाई में ही लगे रहते थे। अब लोगों की भलाई करना, उनके बारे में सोचना ही उनके जीवन का एक उद्देश्य बन गया था। और वो हर किसी को एक फादर, हर जो है सभी लोगों को एक एज अ फादर ट्रीट करते थे, जैसे एक फादर अपने बच्चों को ट्रीट करता है, उसी तरह से वो भी जो है सभी लोगों के साथ वैसा ही ट्रीट करते थे। और उन्होंने गिव maximum facilities to people. Trees are planted on both sides of the roads, well are dug, hospital for people, and animals are opened, orphanages and old age homes were also started during his rule. अब वो एक फादर की तरह ट्रीट करते थे, तो वो सभी जो है सुख सुविधाओं का लोगों की ख्याल रखते थे। उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी लोगों को, उन्होंने जो है रोड के बहुत सारे ट्रीज बनाए ताकि लोगों को ठंडी और फ्रेश हवा मिल सके, उन्होंने कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की भी दिक्कत ना हो, हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल जो है वो पीपल और एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए हॉस्पिटल्स खुलवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए, ओल्ड एज वृद्धाश्रम जो होते हैं वो खुलवाए अपने शासन काल में। इस तरह से वो लोगों का के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। अब अशोकास धमा, अशोका धमा क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। धमा जो है वो प्रकृति लैंग्वेज होती है, उसमें का एक संस्कृत का भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है धर्मा। अशोका धमा डिड नॉट कंटेन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अशोक का जो धर्म था उसमें कोई भी एक विशेष कोई भी धर्म नहीं था, बट इट कंप्राइज द गुड क्वालिटीज ऑफ ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और वो सभी संसार में जितने भी तरह के धर्म हैं सभी की अच्छाइयों को अपनाते थे। दो ही वॉज द ट्रू फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, येट द रिलीजन प्रेज्ड बाय हिम वाज नॉट बुद्धिज्म और एनी पर्टिकुलर सेक्ट।
हिज धम्मा कंटेंट द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। भले देखो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अगर जब वो इसका प्रचार प्रसार करते तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो जो पॉइंट आउट नहीं करते थे, टारगेट नहीं करते कि इसी धर्म को अपनाना है। उनका जो था कि मतलब सभी धर्मों की अच्छी बातें, तो मतलब सभी धर्मों का जो सार है उसको अपनाने के लिए लोगों को कहते थे। उन्होंने कभी भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म की, बुद्धिज्म की जो है बारे में लोगों को नहीं कहा। उनका धर्म से मतलब था कि सभी धर्मों का जो सार है उसको अपनाया जाए, मतलब मिलजुल कर रहा जाए। सभी धर्मों का मेन मकसद क्या होता है कि आपस में मिलजुल कर रहना, विनम्रता के साथ रहना, तो वही सब उन्होंने लोगों को सिखाया। तो देखो इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ा, आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन now we will meet in the next video. Okay students, till then bye bye, take care, stay home, stay safe, bye bye.